प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। इसके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो एमसीक्यूज है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको हमने नोट डाउन किया है और इनको एक्सप्लेन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करें अगर एक्सरसाइज 4.1 की, तो 4.1 में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए हैं कि डिटरमिनेंट x 2 18 और x इज इक्वल टू 6 2 18 और 6, देन x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्यारे बच्चों, ध्यान रखना है आपको कि अगर ये मैट्रिक्स की फॉर्म है तो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वेट करेंगे। यहां से हम एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे कि x इज इक्वल टू 6, लेकिन यहाँ पे ये मैट्रिसेस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। तो पहले इनका डिटरमिनेंट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 36 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 36 माइनस ये 36 हो गया और ये भी 36 हो गया। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 36 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि x स्क्वायर माइनस 36 दैट इज 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू है हमारे पास प्लस माइनस 6। अब आप देखें इसको, इसमें जो हमारा पास जो ए ऑप्शन है उसमें 6, बी ऑप्शन में प्लस माइनस 6, सी ऑप्शन में माइनस 6 और डी ऑप्शन में 0। तो प्लस माइनस 6 यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। प्यारे बच्चों, यही क्वेश्चन अगर आपके पास मैट्रिक्स के लिए होता कि टू मैट्रिसेस अगर इक्वल है, टू मैट्रिसेस अगर इक्वल है ऐसे होता, तो फिर हमारे पास देखो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते। तो x की वैल्यू कितनी होती? 6, x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे देखो 2 इज इक्वल टू 2, 18 इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6, तो फिर इसका आंसर ए ऑप्शन होता। तो ध्यान रखेंगे कि अगर डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट की तरह से सॉल्व करेंगे और अगर मैट्रिसेस है तो उसको मैट्रिसेस की तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 4.1 में एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक इसी तरह से अगर बात करें एक्सरसाइज 4.2 की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखते हैं। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, या फिर सीधा ही ऐसे भी कह देते हैं कई बार कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। तो ऑर्डर 3 का मतलब 3 क्रॉस 3 से है। देन डिटरमिनेंट ऑफ के ए। तो प्यारे बच्चों, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए ये होता है हमारे पास k रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a, k रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। n है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 3। तो ये हो जाएगा k क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो k क्यूब इंटू डिटरमिनेंट फर्स्ट में है k इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, k स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, k क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो c हमारे पास मैच हो गया और डी है हमारे पास 3k डिटरमिनेंट a। तो c हमारे पास क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपके एग्जाम में 100% इस तरह का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अब यहाँ पे मान लो अगर वो कहते हैं कि डिटरमिनेंट a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3a एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू भी बता दे। मान लो वो ये कहते हैं कि डिटरमिनेंट a 5 है और आपको 3a की वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ 3a की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपके पास इस फॉर्मूले के हिसाब से k की वैल्यू कितनी होगी 3। यहाँ पे चलो मैं 2a कर लेता हूं ताकि सारे अलग हो जाए। हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ka ये होता है k रेज़ टू पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट ऑफ 2a ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a हमारे पास 5, 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो जाएगा। 8 की 5 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो उस केस में हमारे पास इसका आंसर 40 हो जाएगा। तो ध्यान रहे, आपके पास सिंपल फॉर्मूले की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं
और इस तरह से वैल्यूज देख के भी पूछी जा सकती है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 4.2 से। यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। डेटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। डेटर्मिनेंट तो जब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को निकालते हैं तो एक नंबर हमें मिलता है, तो डेटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो ये तो बात नहीं ठीक लग रही। डेटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ए मैट्रिक्स, ये कुछ ठीक लग रही है, लेकिन पूरी तरह से मैट्रिक्स का तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटर्मिनेंट तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। नेक्स्ट में कहा है डेटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो डेटर्मिनेंट हम निकालते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं तो वो एक नंबर है जो एसोसिएटेड है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है हमारे पास। और ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस, तो सी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और 16 एक्सरसाइज 4.2 में थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.3 के लिए। यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 में एक ही क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35, ये हमारे पास 35 है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टिसेस, वर्टिसेस है हमारे पास 2, -6, 5, 4 एंड k4, देन k की वैल्यू यहां से पूछी गई है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है 1/2, डेटर्मिनेंट को यूज करके कैसे निकालते हैं x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अब ये किसके इक्वल दे रखा है 35 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे हम 35 जब लिखेंगे तो इसके आगे प्लस माइनस लगा रहे हैं, क्योंकि इसको सोल्व करते हुए अगर नेगेटिव आता है तो भी हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा लेते हैं। अब आप देखेंगे कि 1/2 यहाँ पे हमारे पास है 2 -6 1 5 4 और 1 k 4 और 1 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। तो 1/2 2 इंटू 4 -4 4 -4 माइनस 6 से प्लस 6 हो जाएगा। ये 5 k प्लस 1 इंटू यह है हमारे पास 20 -4k दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 35। अब यहां से देखो ये पार्ट तो 0 हो गया, इस 2 को इधर ले आएंगे फिर प्लस माइनस 30 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। 2 को राइट साइड में ले आएंगे तो 35 इंटू 2 70 हो जाएंगे हमारे पास। ये 4 - 4 0 0 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। ये हमें मिलेगा 30 -6k और प्लस 20 -4k। यहां से हमारे पास माइनस के 10k प्लस ये आ गया हमारे पास 50 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। तो एक बार तो -10k प्लस 50 किसके इक्वल हो जाएगा 70 के, और एक बार -10k प्लस 50 किसके इक्वल हो जाएगा -70 के लिए। तो यहां से -10k दैट इज इक्वल टू इधर आके माइनस के 50 यानी कि 20 रह जाएंगे, तो k की वैल्यू आ जाएगी 20 डिवाइड बाई -10 यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी -2। तो एक तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2, एक -10k दैट इज इक्वल टू -70 और ये इधर आके माइनस के 50 तो -120, तो k इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 10, साइन कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो k की वैल्यू आ गई 12 और -2। तो चेक करें हमारे पास फर्स्ट में 12 सेकंड में -2 -12 और -2 नहीं हमारे पास 12 आ रहा है, तो 12 और -2, तो डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 4.3 में था। तो 4.3 में हमारे पास एक ही क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन को सोल्व करने से आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप या एमसीक्यूज की तैयारी हो रही है। यहां से प्यारे बच्चों आपको नोट करने वाली बात है, एक तो पूरे चैप्टर की रिवीजन हो रही है और ये क्वेश्चन आपके पास अगर 4 मार्क्स में आ जाता है तब भी आप इसको इसी तरह से करेंगे।
तो यहाँ थोड़ा रफ में करते हैं, वहां थोड़ा इसको ठीक ढंग से कर लेंगे, इतना ही सारी फर्क है, लेकिन तरीका वही रहेगा। तो यानी कि ये आपके जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट है उनमें भी मेथड काम आएंगे, इसके साथ साथ आपके पूरे सिलेबस की रिवीजन भी ये करवा रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में भी हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि डिटरमिनेंट है, यहाँ डिटरमिनेंट के लिए सिंबल यूज किया गया, ये एलिमेंट दिए हुए उस मैट्रिक्स के जिसका डिटरमिनेंट हमें निकालना है, एंड एआईजे, कैपिटल एआईजे ये कोफैक्टर्स के लिए है, इसके स्मॉल एआईजे, मतलब एआईजे कोई जैसे A12 है कोई एलिमेंट, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, कैपिटल 1 2। तो इस तरह से देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज गिवन बाय, डिटरमिनेंट के लिए सिंबल यूज किया गया डेल्टा। तो डिटरमिनेंट, हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जब हमें कोफैक्टर्स को यूज करके निकालते हैं तो ये होती है, प्रोडक्ट होता है किस किस का, एलिमेंट का और उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स का, एलिमेंट का और उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर्स का, और फिर उनका सम करते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट रो की बात करें तो फर्स्ट रो के एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है इनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ और फिर उनका प्लस करना है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट मिलेगा। यानी कि A11 के साथ कैपिटल A11 प्लस A12 के साथ कैपिटल A12 प्लस A13 के साथ कैपिटल A13, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। तो किसी भी रो के लिए लेके चल सकते हो, किसी भी कॉलम के लिए लेके चल सकते हो। तो कोरस्पोंडिंग देखो, स्मॉल A11 है तो कैपिटल A11 आना चाहिए था डिटरमिनेंट के लिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे स्मॉल A11 है, कैपिटल A11 है, ये ठीक है। स्मॉल A12 है, ये कैपिटल A12 ही होना चाहिए था, इसकी वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल A21 है, कैपिटल A11 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेम होने चाहिए एलिमेंट और उसका कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर। यहाँ पे देखो एलिमेंट और उसका कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, स्मॉल A1 कैपिटल A11, A21 कैपिटल A21, A31 कैपिटल A31। तो किसी भी रो के लिए भी कर सकते हैं, किसी भी कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। बस ये है कि एलिमेंट, उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर, उनकी प्रोडक्ट और उसका सम, यही हमारे पास जो डिटरमिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास जो डी है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े, इसके बाद एक्सरसाइज 4.5 से दो क्वेश्चन है। यहाँ पे एक में कहा गया ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, तेरे बच्चों एक तो ये फॉर्मूला कि डिटरमिनेंट ऑफ के ए, ये होता है k रेज़ टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, n इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरा determinant of adjoint of A, that is equal to determinant of A its power n minus 1। यहाँ पे n is the order of the matrix, square matrix। तो ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूले हैं। अब यहाँ से देखो क्या कहा है कि A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर वो होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता, यानी कि नॉन जीरो होता है वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, यानी कि n की वैल्यू 3 है, देन determinant of adjoint of A is equal to determinant of adjoint of A is equal to determinant of its power n minus 1, और ऑर्डर कितना है 3x3, यानी कि n की वैल्यू 3 है तो 3 minus 1 कितना आ जाएगा 2। तो determinant of A square, तो आप चेक कर लें determinant of A, determinant of A square, determinant of A cube और 3 determinant of A, तो determinant of A square ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ठीक इसी तरह से एक्सरसाइज 4.5 में एक क्वेश्चन नंबर 18 भी एक एमसीक्यू है। यहाँ पे A इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ऑफ ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2 है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू, अब प्यारे बच्चों A अगर इनवर्टिबल मैट्रिक्स है यानी कि A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ये क्या होता है A इनवर्स दैट इज इक्वल टू A इनवर्स A दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर हम लिख लेते हैं
कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। अब हमें क्या चाहिए, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स ये चाहिए। हमने इसका ये पार्ट ले लिया और इसका डेटर्मिनेंट कर दिया, ए इनवर्स दैट इज डेटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। अब देखो डेटर्मिनेंट ए बी क्या होता है, डेटर्मिनेंट ए इंटू डेटर्मिनेंट बी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेटर्मिनेंट ए और डेटर्मिनेंट ए इनवर्स, ये हमारी ए मैट्रिक्स और ये हमारी बी मैट्रिक्स, इस रूल को यूज कर लिया। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट होता है 1। अब हमें किसका डेटर्मिनेंट निकालना है, डेटर्मिनेंट ए इनवर्स, तो इसको यहीं छोड़ लेते हैं। तो डेटर्मिनेंट ए इनवर्स कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ए, तो ये बनता है, चेक करें इसमें सही है, डेटर्मिनेंट ए 1 डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ए, ये देखो 1 डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट ए 1 0, तो बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 18 जो कि एमसीक्यू था। तो प्यारे बच्चों ठीक इसके साथ साथ यहाँ पे 4.6 में हमारे पास मैट्रिक्स मेथड का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ऐसे टाइप क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का कोई ज्यादा सा स्कोप नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से दिए हुए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज से आए हुए हैं, तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। देखो तीनों ही क्वेश्चन अगर आपने एक बार नहीं कर रखे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको आएगी। तो इस वजह से सभी जितने भी टेक्स्ट बुक पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है। यहाँ पे कहा गया है कि इफ एबीसी आर इन एपी, अगर एबीसी एपी में है देन जो डेटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के, 1 के, x के और 2x के, इनमें से किसके इक्वल होगी। एक तरीका तो आपके पास ये है कि सिंपल आप इसका जो डेटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड कर दें, अलोंग R1 कर लें या अलोंग C1 कर लें, जैसे मर्जी कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से देखो एबीसी एपी में है तो इसको यूज करना पड़ेगा। अगर एबीसी एपी में है तो इसका मतलब b माइनस ए, इट मीन्स b माइनस ए और c माइनस बी ये इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या होंगे, ये कॉमन डिफरेंस है। तो b में से a माइनस करें या c में से b माइनस करें तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो ये सेम है। अब ये कहीं ना कहीं यूज होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अब या तो इसको आप एक्सपेंड करें या इस पे हम इसको थोड़ी देर के लिए डेटर्मिनेंट ए मान लेते हैं, या फिर इस पे आप कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। देखिए हम इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करें R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1 और R3 अप्रोचेस टू R3 माइनस R2, तो ये दो प्रॉपर्टी अप्लाई की। इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करने से डेटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो ये डेटर्मिनेंट ए हमारे पास। R1 में कोई चेंज नहीं किया है, x+2, x+3, x+2 है। R2 अप्रोचेस टू R2 माइनस R1, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो देखो x कट जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 1। ये x+4 है, ये x+3 है, तो 1 यहाँ से आ गया। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये x तो कट जाएगा, तो 2b माइनस 2a आ जाएगा, 2b माइनस 2a, तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा b माइनस a। ठीक इसी तरह से R3 में से R2 माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 आ गया, इसमें से ये माइनस किया तो ये भी 1 आ गया, और इसमें से ये माइनस किया तो x कट गया, 2c माइनस 2b, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया c माइनस b। अब प्यारे बच्चों आप एक चीज देखें, ये भी यूज करे बिना आप आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। देखो c माइनस बी की वैल्यू किसके इक्वल है, b माइनस ए के, या b माइनस ए की वैल्यू किसके इक्वल है, c माइनस बी के, कहीं भी रहता है। तो देखो ये c माइनस बी है, c माइनस बी की वैल्यू b माइनस ए है। अगर इस c माइनस बी की जगह पे मैं b माइनस ए लिख देता हूं, तो जो R2 है और जो R3 है, रो 2 और रो 3, ये कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर
कोई भी टू रोज या कोई भी टू कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें ए ऑप्शन में 0 दिया हुआ था, तो ये इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन दिए हुए हैं एमसीक्यूज में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी आप इनको कर लें क्योंकि आपके ये शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या फिर ऐसे टाइप क्वेश्चंस में भी काम आ सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो हमें इसको शॉर्ट में करना है बिल्कुल, तो हम पहले डिटरमिनेंट ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ए ये हमारे पास x 0 0 0 y 0 0 0 और z, यहाँ पे ये z है हमारे पास, यहाँ पे z है, यहाँ पे भी z है, ठीक है, z है। अब इसको एक्सपेंड कर दो। डेट x इंटू वाई जेड -0 के लिए सारा कुछ 0 हो जाएगा और +0 के लिए भी सारा कुछ 0। तो ये आ गया एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड नॉन जीरो है, यानी कि ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स किसके इक्वल होगा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब हमें क्या करना है? एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। a11 a12 a13 a21 a22 a23 23 a31 a32 a33, क्योंकि हमें शॉर्ट में करना है ये। तो देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे a11 के लिए यही लिख दो आप इसके अंदर, तो yz -0 तो yz ही मिलेगा। नेक्स्ट ये तो 0 ही है हमारे पास, नेक्स्ट ये भी हमारे पास 0 है। देखो हमने शॉर्ट में किया थोड़ा सा, नहीं तो आपको क्या करना है? इसका निकालने के लिए जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो। yz -0 तो yz, इसके लिए जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है 0 -0, नेक्स्ट इसके लिए जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है 0 -0, ये हो गया। नेक्स्ट इनके लिए देखते हैं अब इसके लिए जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ दो। जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है इसको 0 -0 तो ये भी 0। नेक्स्ट इसके लिए ये छूटेगा और ये छूट जाएगा, ये वाला और ये वाला, ये थोड़ा ध्यान से करना है, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा। तो xz -0 तो xz ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए हमारे पास 0 -0 तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं इसके लिए ये छूट जाएगा 0 -0 तो ये 0। नेक्स्ट इसके लिए ये छूट जाएंगे हमारे पास 0 -0 तो 0, और इसके लिए xy -0 तो xy आ जाएगा। अब आप देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास। एक कोफैक्टर्स लिख देंगे हमारे पास, ये है yz 0 0 0, नेक्स्ट है xz 0 0 0 और xy, लेकिन इसका ट्रांसपोज भी। एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर्स लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज करना स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो ट्रांसपोज जरूर कर देना है। अब यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं क्या बनेगा। यहां से कुछ ज्यादा सा चेंज नहीं पड़ेगा इसलिए। यहाँ पे देखो yz हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो yz 0 0, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे तो xz 0, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाएंगे तो 0 0 xy, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, सेम ही रहा। अब a इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट a है xyz, यानी कि इसके आगे xyz लग जाएगा, xyz 1 डिवाइडेड बाय xyz, yz 0 0 0, xz 0 0 0 और xy। अब इसको अंदर लेके जाएंगे तो
देखो इससे डिवाइड होगा तो 1 डिवाइड बाई एक्स रह जाएगा 0 0 0, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 बाई वाई 0 0 0 और 1 बाई जेड। तो यहाँ पे इसको अगर लिखेंगे तो ये x रेस टू पावर -1 हो जाएगा, ये x रेस टू पावर y रेस टू पावर -1 और ये z रेस टू पावर -1। तो यहाँ पे इसकी जगह पे अगर हम चेंज कर दें तो यहाँ पे हम x रेस टू पावर -1, यहाँ पे y रेस टू पावर -1 और यहाँ पे z रेस टू पावर -1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ही ऑप्शन है वो ऐसा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पहले बच्चों ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा फास्ट किया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इनवर्स निकालना आता है। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के, क्वेश्चन को फास्ट कैसे करते हैं इस पे हम बात कर रहे हैं। तो यहां से एक बात ध्यान रखना है आपको कि अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन है, अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। ये हम यहां से हटा देते हैं कि हमने ये किया क्या किया है। अब हमें इसका आंसर तो पता चल गया कि इसका ये आंसर आया है। अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है इसकी। मेरे बच्चों ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट है जो वो 0 है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट होता है इन डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई होता है। तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होगा एक्स वाई जेड, जैसे हमने कैलकुलेट किया था तो एक्स वाई जेड आ गया। ठीक है, दूसरी बात, इसका जो इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होगा, अगर एडजॉइंट की बात करें, शॉर्ट ट्रिक की बात करें, अगर इसके एडजॉइंट की बात करें तो ये होगा वाई जेड 0 0 0। देखो यहां एक्स नहीं आया तो यहां वाई नहीं आएगा, एक्स जेड 0, यहां एक्स नहीं आया, यहां वाई नहीं आया तो यहां जेड नहीं आएगा, 0 0 और एक्स वाई, ये होगा एडजॉइंट। और इनवर्स में सिर्फ आपको क्या करना है, इनवर्स में सिर्फ इन एलिमेंट का इनवर्स लिख देना है। एक्स की जगह पे क्या आ गया, एक्स इनवर्स, वाई की जगह पे आ गया वाई इनवर्स, जेड की जगह पे आ गया जेड इनवर्स। तो बिल्कुल इजी तरीका है, डिटरमिनेंट निकालने का भी बता दिया मैंने आपको, एडजॉइंट निकालने का भी बता दिया, और डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसका जो इनवर्स निकालना है, जस्ट आपको जो डायगोनल एलिमेंट है उनका इनवर्स लिख दो। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो 0 ही है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनका इनवर्स लिख दो, वही हमारे पास इसका इनवर्स आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हो गया कि हमें इसको 1 मार्क्स के एमसीक्यू इसके हिसाब से करना है, तो आप इसको इस तरह से करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास डेफिनेटली दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है, where 0 is less than equal to theta is less than equal to 2 pi, then डेटर्मिनेंट ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं, पहले तो देख लेते हैं क्या बनेगा। 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा, नेक्स्ट -1 माइनस साइन थीटा और 1, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 इंटू 1, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस 1। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस आगे भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो डिटरमिनेंट ए आ गया हमारे पास 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कह रहा है कि थीटा 0 से लेके और 2 पाई तक है, इसका मतलब फर्स्ट 4 कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सारे आ गए। फर्स्ट में और सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन की मिनिमम वैल्यू -1। तो यहां से हमारे पास हम लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो -1 से लेके और 1 तक इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो हमें चाहिए इसकी क्या वैल्यू बन सकती है। अब आप देखिए
यहां हमारे पास साइन थीटा, मैंने स्क्वायर किया, अगर साइन स्क्वायर थीटा ले तो नेगेटिव तो रहेगा नहीं, नेगेटिव तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहां पर 0 से स्टार्ट होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दिया हमने इसको। अब यहां तक पहुंचना है, अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो फिर भी 0 ही रहा, लेस देन इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2। अब मैंने इसमें 2 प्लस कर दिया सभी जगह पे, 0 प्लस 2 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये 4 हो गया। तो ये जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक आई, 2 से लेके 4 तक। तो ये जो है कहां तक बिलोंग करेगा, ये डिटरमिनेंट ए है ना, तो कहां किसमें बिलोंग करेगा, 2 से, क्लोज इंटरवल 2 से 4। तो यहाँ पे फर्स्ट डिटरमिनेंट ए 0 नहीं, डिटरमिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी नहीं, डिटरमिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 टू 4, लेकिन 2 भी होगा और 4 भी, ये ऊपर इंटरवल है, यहाँ पे 2 टू 4 क्लोज इंटरवल। तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।